बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 11 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। आज का टॉपिक जो है डेट इज मेजर्स टेकन फॉर प्राइवेटाइजेशन। मेजर्स टेकन फॉर प्राइवेटाइजेशन ये आज का टॉपिक है। तो इसका पहला पॉइंट है कंट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर। कंट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर अर्लियर फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया government of India great importance was given to public sector। पहले पहल जो था हिंदुस्तान की डेवलपमेंट के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस ज्यादा तरजीह दी जाती थी पब्लिक सेक्टर को। पब्लिक सेक्टर उस सेक्टर को कहते हैं जिस पे कंट्रोल डायरेक्ट गवर्नमेंट का होता है और इसकी एक खासियत होती है इट इज फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपुल। पब्लिक सेक्टर जो होता है ये लोगों की खुशहाली के लिए होता है और फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। तो पहले पहल जो था पब्लिक सेक्टर को ज्यादा अहमियत दी गई थी, लेकिन बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स ऐसे थे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हवाले से वो अनफुलफिल्ड रह गए, वो पूरे नहीं हुई। बहुत सारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो ऑब्जेक्टिव थे ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के वो पूरे नहीं हुए। एज ए रिजल्ट नतीजे के तौर पर पॉलिसी ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर वाज अडॉप्टेड। यही वजह है कि सरकार को मजबूरन ये पॉलिसी अपनानी पड़ी जिसका नाम है पॉलिसी ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर। अंडर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स number of industries reserved exclusively for public sector। बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी थी, ऐसे कारखाने थे जिनको रिजर्व रखा गया था सिर्फ पब्लिक सेक्टर के लिए। गोया कि प्राइवेट वाले उस पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे, न उसकी प्रोडक्शन कर सकते थे। अब इसको रिड्यूस किया गया इस हवाले से, कंट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर के हवाले से। वो टोटल इंडस्ट्री जो थी देवर 17 इन नंबर, 17 देवर इन नंबर। अब उनको रिड्यूस किया गया, उन्हें कम किया गया, उन्हें अब सिर्फ 8 रखा गया। सिर्फ 8 इंडस्ट्रीज ऐसी रखी गई जिन पे पब्लिक सेक्टर काम कर सकता था या पब्लिक सेक्टर के कंट्रोल में थी। और उससे आगे फिर क्या होता है, फिर उससे 8 से कम करके सिर्फ 2 ऐसी फैक्ट्रियां रही पब्लिक सेक्टर के अंडर। बाकी जो इंडस्ट्रीज थी उन पे प्राइवेट सेक्टर काम कर सकता था, उन पे प्रोडक्शन कर सकता था। 2 कौन सी फैक्ट्रियां हैं जिन पे जो पब्लिक सेक्टर के अंडर आती हैं, दैट इज एटॉमिक एनर्जी, पहली इंडस्ट्री एटॉमिक एनर्जी, एंड सेकंड रेलवेज ट्रांसपोर्ट। 2 इंडस्ट्रीज, पहला एटॉमिक एनर्जी और दूसरा रेलवेज ट्रांसपोर्ट। ये 2 ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो पब्लिक सेक्टर के तहत आती हैं और इन पे मुकम्मल कंट्रोल है पब्लिक सेक्टर का, गवर्नमेंट का। बाकी जो इंडस्ट्रीज हैं, बाकी जो फैक्ट्रीज हैं, उन पे प्राइवेट वाले भी अब इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो उस पे प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो ये पहला पॉइंट था कंट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर। इसका निचोड़ यही है कि पहले पब्लिक सेक्टर पर ज्यादा जोर दिया जाता था, लेकिन जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है तो वो फुलफिल नहीं हुए। तो इसलिए उन्होंने फैसला किया कि अब प्राइवेट हाथों में, प्राइवेट सेक्टर को कुछ इंडस्ट्रीज दिए जाए। और आपको याद होगा पहले 17 थी, उसको 8 कम करके 8 रह गई पब्लिक सेक्टर के हाथ, और बाद में फिर उन्हें कम कर दिया गया। सिर्फ 2 ऐसी फैक्ट्रियां हैं इस वक्त जो पब्लिक सेक्टर के हाथ में हैं, बाकी सब प्राइवेटाइजेशन हो गई हैं, प्राइवेट सेक्टर में चली गई हैं। तो वो 2 जो है डेट जो पब्लिक सेक्टर के हाथ में है, दैट इज एटॉमिक एनर्जी एंड रेलवेज ट्रांसपोर्ट। दिस वाज फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है हमारा डिसइन्वेस्टमेंट्स इन द लिबरलाइजेशन प्रोसेस, द पार्ट ऑफ द इक्विटी ऑफ इनसफिशिएंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, मींस पब्लिक सेक्टर जो उसके पास इक्विटी थी, इक्विटी मींस मनी, वाज सोल्ड टू द, उसकी वो जो क्या कहते हैं हम उसको एसेट्स जो थे उसके पास हैं, एसेट्स इन द शेप ऑफ एसेट्स अंडरटेकिंग्स।
was sold to the private sector, इसको प्राइवेट सेक्टर को भेजा गया। गोया कि पब्लिक सेक्टर के पास जो इक्विटी थी उसका एक हिस्सा that was insufficient, उसका एक हिस्सा भेजा गया, सोल्ड किया गया टू प्राइवेट सेक्टर। दिस इज ऑल्सो नोन एज डिसइन्वेस्टमेंट, इसी को डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाता है। द पर्पज ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट वाज मेनली टू इम्प्रूव फाइनेंशियल पोजीशन। तो इसका असल डिसइन्वेस्टमेंट का असली मकसद जो था, इसका मकसद ये था कि इम्प्रूव हो जाए फाइनेंशियल पोजीशन और फैसिलिटेट हो जाए बाकी प्राइवेट सेक्टर, ताकि वो मॉडर्नाइजेशन के उस खतूत पे काम कर सके, मॉडर्नाइजेशन आ जाए। It was thought that this investment could provide strong inputs to the inflow of the foreign direct economy or still playing a leading role in the world market। हाँ, तो ये माना जा सकता था, इसको तस्लीम किया जा सकता था कि इससे फॉरेन डायरेक्ट जो इन्वेस्टमेंट है उसमें इजाफा होगा। तो इस बात को याद रखने के लिए कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो हैं वो एफिशिएंट ही नहीं। और 9 PSUS public sector undertakings which are known as NAVROTRS, NAVARATNS of Indian economy are still playing a leading role in the world market। तो वर्ल्ड मार्केट में ये प्राइवेट कंपनी जो है दैट इज उसका एक बहुत बड़ा रोल है वर्ल्ड मार्केट में। गोया कि ये दूसरा पॉइंट जो हमने पढ़ा डिसइन्वेस्टमेंट, इसका मतलब है कि प्राइवेट से जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग थे उसमें से उसकी इक्विटी जो थी, उसकी एसेट्स जो थे उसको दे वर इनसफिशिएंट और उन्हें भेजा गया प्राइवेट सेक्टर को। इसी को डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाता है। जो प्रॉपर डिसइन्वेस्टमेंट जो है इसका मेन मकसद है इम्प्रूव फाइनेंशियली पोजीशन हो और फैसिलिटेट हो मॉडर्नाइजेशन की तरफ। तो यही जाना जाता है कि ये जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो था उसमें उसको उसके बढ़ावा मिल जाए। तो ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा है हमारा फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। ये पॉइंट जो है इट इज विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लिबरलाइजेशन, जब लिबरलाइजेशन इंप्लीमेंट हुई, प्रोसेस बैंकिंग सेक्टर इन इंडिया अंडरवेंट मैनी चेंजेस। जो बैंकिंग सेक्टर था हिंदुस्तान में, उसमें बहुत सारी तब्दीलियां आ गई, सच है रिड्यूसिंग द आरबीआई कंट्रोल। जितना कंट्रोल था आरबीआई का बैंकों पे, अब उसमें थोड़ी सी कमी लाएगी। कंट्रोल आज भी है बैंकों पे आरबीआई के माने है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका कंट्रोल आज भी है बैंकों पे, लेकिन जितना पहले था उसमें थोड़ी सी कमी लाई गई। जो अब बैंकों को कहा गया कि वो इंटरेस्ट रेट जो थी उन पे वो पहले आरबीआई मुकर्रर करता था, अब परमिशन इनको दिया गया फॉर सेटिंग अप प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, कि प्राइवेट सेक्टर बैंक जो हैं वो भी अब ऑपरेट कर सकते हैं। पहले बैंकों को इतनी इजाज़त नहीं थी, प्राइवेट बैंक्स को इजाज़त नहीं थी ज़्यादा, लेकिन अब इस हवाले से उनको भी इजाज़त दी गई कि वो भी अब ब्रांचेस खोल सकते हैं, वो भी कारोबार कर सकते हैं हिंदुस्तान में, और एज वेल एज फॉरेन में भी प्राइवेट वाले बैंक खोल सकते हैं, बैंक कारोबार कर सकते हैं। तो ताकि जो इंकरेज हो जाए, हौसला अफजाई हो जाए कंपटीशन की इन द बैंकिंग सेक्टर में। बैंक्स allowed all over the country are now free to determine, अब उन्हें they are free to determine the interest rate, अब वो इंटरेस्ट रेट मुकर्रर कर सकते हैं। गोया कि तीसरा पॉइंट जो इट वाज फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, इसके माने है बैंकिंग को आज़ादी दी गई कि उनमें जो आरबीआई का कंट्रोल था उसको थोड़ा सा कम किया गया और बैंकों को इजाज़त दी गई कि वो अपने ब्रांच खोलें, अपना कारोबार कर सकें हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान से बाहर भी। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है प्राइवेट ओनर्स को, प्राइवेट बैंक्स को दे वर एट लिबर्टी टू डिटरमाइन द इंटरेस्ट रेट। दिस वाज पॉइंट नंबर 3। नाउ पॉइंट नंबर 4, it is tax reforms। टैक्स रिफॉर्म्स आर आल्सो नोन एज फिजिकल पॉलिसी। टैक्स रिफॉर्मर्स जो हैं इसको फिजिकल पॉलिसी के नाम से, रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है। in which we study the government's taxation and public expenditure policies। इसमें टैक्सेशन की बात होती है
और पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसीज की बात हो, जो सरकार खर्च करती है लोगों पे, पब्लिक सेक्टर में जो काम इस पे पब्लिक पे खर्च करती है। टैक्स इज ए कंपलसरी पेमेंट मेड बाय द पीपल टू द गवर्नमेंट। ये कंपलसरी पेमेंट है, ज़रूरी अहम पेमेंट है जो लोगों को गवर्नमेंट की तरफ देनी ज़रूरी होती है अंडर सेक्टर, जिसमें कुछ कानून के तहत अंडर प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस द देयर हैज़ बीन कंटिन्यूस रिडक्शन इन द रेट ऑफ पर्सनल इनकम टैक्सेस। जब प्राइवेटाइजेशन हुई, इसके हिसाब से जो इनकम टैक्स है उसमें रेट जो है उनमें लगातार कमी लाई गई। द रेट ऑफ कॉरपोरेशन टैक्स इज बीइंग ग्रेजुअली रिड्यूस्ड। तो जो कॉरपोरेट टैक्सेस हैं उनमें भी आहिस्ता आहिस्ता कमी लाई गई 1990-91 तक। In case of indirect taxes, central excise duties have been replaced by central value tax। तो पहले जो था, जिसको हम कहते थे इनडायरेक्ट टैक्सेस या सेंट्रल एक्साइज ड्यूटीज, उसको रिप्लेस किया गया, उसको चेंज किया गया, अब लाया गया सेंट्रल वैल्यू टैक्स विद a view to the cascading effect of the duties. Cascading effect means the taxes are levied on the total value of goods। टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स पे टैक्स अब चार्ज किया जाता है इंस्टेड ऑफ टैक्स के बदले में। अब on the addition to the value added tax is levied on the addition to value at each stage इस पे टैक्स लगाया जाता है। The VAT has been introduced in most of the stages since 2005 से वेट जो है उसको इंट्रोड्यूस किया गया मोस्ट स्टेजेस पे वेट। तो दिस वाज द लास्ट पॉइंट, दैट इज टैक्स रिफॉर्म्स। तो यही था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू।